मेरे बेटे ने मुझे 60 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया, क्योंकि मैं गांव की अनपढ़ गंवार औरत थी और वो पढ़ लिखकर शहर में बिजनेसमैन बन गया। उसे लोगों को अपनी माँ से मिलवाते हुए शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा करके उसे पाला था। बेटा मुझे ओल्ड एज होम छोड़ने वाला था, जब अचानक एक रात मैं घर छोड़कर गांव आ गई। बेटा कुछ दिन बाद मुझसे मिलने गांव आया तो उसके होश उड़ गए। समीर की तरक्की शांति देवी के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। जब समीर छोटा था, तब कड़कड़ाती ठंड में भी शांति देवी तड़के 4 बजे उठकर 4 घरों का काम निपटाती थी। हाथों में छाले पड़ जाते, बिवाइयां फट जाती, पर जब समीर शाम को स्कूल से आकर अपनी कॉपियां दिखाता, तो माँ की सारी थकान मिट जाती। उसी समीर ने आज एक ऊंची इमारत खड़ी कर ली थी, पर उस इमारत की नींव में माँ के खून पसीने की जो गारा लगी थी, समीर उसे शहर की धूल समझकर झाड़ने लगा था। शुरुआती कुछ दिन तो जैसे जैसे बीत गए, पर जल्द ही घर का माहौल बदलने लगा। समीर की पत्नी सिमरन शहर के एक नामी घराने की बेटी थी। उसकी हर बात में एक अजीब सी अकड़ और दिखावा था। शांति देवी का सूती साड़ियों में रहना, जमीन पर पालथी मारकर बैठना और बातें करते समय ठेठ गांव के शब्दों का प्रयोग करना सिमरन को फूटी आंख न सुहाता। एक शाम समीर के घर पर शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों और उसके बिजनेस पार्टनरों की पार्टी थी। पूरा बंगला रोशनी से नहाया हुआ था। महंगे इत्रों की महक से हवा महक रही थी। शांति देवी अपने कमरे में बैठी माला फेर रही थी। तभी उन्हें लगा कि रसोई में काम करने वाले महाराज अकेले परेशान हो रहे हैं। शांति देवी का स्वभाव ऐसा था कि वे किसी को परेशान देखकर चुप नहीं बैठ सकती थीं। वे चुपचाप सादे कपड़ों में रसोई की तरफ गईं और काम में हाथ बटाने लगीं। काम करते करते वे पानी का जग लेकर हॉल की तरफ निकल आईं। तभी समीर की नज़र उन पर पड़ी। उसके दोस्तों का एक झुंड पास ही खड़ा था। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, अरे समीर, ये कौन है? कोई नई कामवाली रखी है क्या? ये सुनते ही समीर का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने पल भर के लिए भी यह नहीं सोचा कि सामने खड़ी महिला उसकी माँ है, जिसकी बदौलत वह आज इस मुकाम पर है। वह आगे बढ़ा और झटके से शांति देवी के हाथ से जग छीनते हुए ऊंची आवाज में बोला, माँ, तुम बार बार बाहर क्यों आ जाती हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब घर में मेहमान हों तो अपने कमरे में रहा करो। तुम्हारी इन आदतों की वजह से मुझे यहाँ सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग शांति देवी की तरफ देख रहे थे। सिमरन दूर खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शांति देवी का दिल जैसे किसी ने भारी पत्थर से कुचल दिया हो। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, पर उन्होंने खुद को संभाला। वे कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। कमरे में जाकर उन्होंने अपने उन हाथों को देखा जो कभी समीर को भूख से बचाने के लिए दूसरों के बर्तनों की कालिच धोया करते थे। आज उन्हीं हाथों से उनके अपने बेटे को गंध आने लगी थी। उस रात शांति देवी सो नहीं सकी। उन्हें समझ आ गया था कि जिस बेटे को उन्होंने शहर भेजा था, वह तो कहीं खो गया है। अब यहाँ सिर्फ एक अनजाना, बेदर्द बिजनेसमैन रहता है, जिसे अपनी माँ के पहनावे और बोली से शर्म आती है। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरे बंगले पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, सिवाय हवा के हल्के झोंकों के जो खिड़कियों के कांच से टकरा रहे थे। शांति देवी का गला प्यास से सूख रहा था। वे अपने बिस्तर से धीरे से उठी और पैरों की आहट बचाते हुए कमरे से बाहर निकली, ताकि किसी की नींद में खलल न पड़े। वे लंबे गलियारे से होती हुई रसोई की ओर बढ़ ही रही थीं कि समीर के बेडरूम से आती हल्की आवाज़ों ने उनके कदम रोक दिए।
किवाड़ थोड़े से खुले हुए थे और अंदर की पीली रोशनी गलियारे में एक पतली लकीर बना रही थी। शांति देवी पानी पीने आगे बढ़ने ही वाली थी कि समीर के कड़े बोल उनके कानों में पड़े। मैं अब और नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिमरन। समीर की आवाज में खींच और चिढ़ साफ छलक रही थी। कल जब मिस्टर खन्ना और उनकी वाइफ डिनर पर आए थे, माँ ने उनके सामने पीतल के लोटे में पानी मांग लिया। और जब मिस्टर खन्ना ने हमारे बिजनेस के बारे में पूछा तो माँ बीच में बोल पड़ी कि गांव में जब सूखा पड़ता था तो कैसे गुजारा होता था। तुम जानती हो उस वक्त मुझे कितनी ग्लानि महसूस हुई। लगा जैसे मेरी पूरी क्लास ही खत्म हो गई। सिमरन की ठंडी बेपरवाह हंसी गूंजी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, समीर। गांव की ग्वार औरत को शहर के तौर तरीके सिखाना नामुमकिन है। तुम्हारी सोशलाइट इमेज को ये हर दिन नुकसान पहुंचा रही हैं। इसका कोई पक्का इलाज ढूंढो। समीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। मैंने सोच लिया है। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर शांति निकेतन नाम का एक वीआईपी ओल्ड एज होम है। वहाँ हर तरह की सुविधा है। अगले हफ्ते मैं वहीं माँ का दाखिला करवा देता हूँ। कुछ पैसे महीने के महीने जमा कर दिया करूँगा। कम से कम यहाँ की रोज रोज की किचकिच और शर्मिंदगी से तो मुक्ति मिलेगी। सिमरन ने चहकते हुए कहा, वाह समीर, ये तो सबसे बेहतरीन विचार है। कम से कम हमारे दोस्तों के सामने मुझे बार बार सफाइयाँ तो नहीं देनी पड़ेंगी। और वैसे भी उनके जैसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम ही सही जगह है, जहां उनके जैसे और भी 2-4 देहाती मिल जाएंगे। दरवाजे के बाहर अंधेरे गलियारे में खड़ी शांति देवी का शरीर पत्थर सा सुन्न पड़ गया। प्यास पल भर में गायब हो गई थी। सीने के अंदर कुछ ऐसा टूटा जिसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दी, पर उसकी टीस ने शांति देवी के वजूद को झकझोर कर रख दिया। वही समीर जिसके बचपन में जब तेज बुखार चढ़ता था तो शांति देवी पूरी रात उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थीं। वही समीर जिसकी एक मुस्कान के लिए उन्होंने अपनी जवानी के तमाम सुख और इच्छाएं बलि चढ़ा दी थीं, आज अपनी झूठी शान की खातिर अपनी मां को वृद्धाश्रम फेंकने की योजना बना रहा था। उनकी आंखों से गर्म आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे, पर उन आंसुओं में अब सिर्फ दुख नहीं था, एक कड़वी सच्चाई का एहसास भी था। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं। शांति देवी वापस अपने कमरे में आई। कमरे के भव्य फर्निशिंग और महंगे कालीन अब उन्हें काटने को दौड़ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इस घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जिस बेटे की नज़रों में वे महज एक अनपढ़ ग्वार औरत और बोझ बन चुकी थी, उसके घर का पानी पीना भी अब उनके स्वाभिमान को नीचा दिखाने जैसा था। उन्होंने अलमारी से अपनी एक पुरानी घिसी हुई सूती साड़ी निकाली। उसमें गांव से लाई अपनी 2 साड़ियाँ, एक मिट्टी की गणेश जी की छोटी सी मूर्ति और अपनी जमापूंजी के नाम पर बचे कुछ 100 रुपये बांधे एक छोटी सी पोटली तैयार हो गई। उन्होंने कमरे की दीवार पर टंगी समीर के बचपन की उस तस्वीर को एक आखिरी बार देखा, जिसमें वह उनकी गोद में बैठकर खिलखिला रहा था। शांति देवी ने मन ही मन कहा, समीर, तूने मुझे ओल्ड एज होम छोड़ने का सोचा था, पर तेरी माँ इतनी कमजोर नहीं है कि तेरे दिए टुकड़ों पर पले। रात के 3 बज रहे थे। शांति देवी ने बिना कोई आहट किए बंगले का भारी लोहे का दरवाजा खोला। बाहर काली सुनसान रात उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर उस आलीशान मकान को देखा जहां उनका बेटा सो रहा था, और फिर बिना एक पल गंवाए नंगे पांव सड़क की ओर बढ़ गईं। गांव की पगडंडियां, मिट्टी का पुराना घर और उनका खोया हुआ स्वाभिमान उन्हें पुकार रहा था। शहर की सड़कें रात के सन्नाटे में एकदम ठंडी और बेदर्द लग रही थीं। शांति देवी के नंगे पांव पक्की सड़क पर पड़ते
तो चुभन का एहसास होता, लेकिन सीने में जो स्वाभिमान का अंगार जल रहा था, उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते भोर की हल्की सफेदी छाने लगी थी। उनकी पोटली में बंधे पैसों में से केवल इतने ही रुपये थे कि गांव तक की एक तरफ की बस का टिकट आ सके। टिकट खरीदते हुए उनके हाथ कांपे नहीं, बल्कि उनमें एक अजीब सा संबल था। जब बस धूल उड़ाती हुई गांव के अड्डे पर रुकी, तो सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। गांव की वही जानी पहचानी मिट्टी की गंध जब शांति देवी की सांसों में घुली, तो उन्हें लगा जैसे किसी माँ ने अपनी बेसहारा बेटी को अपनी गोद में समेट लिया हो। गांव के छोर पर स्थित उनका पुराना घर सालों से बंद पड़ा था। खपरल की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था और आंगन में घुटनों तक जंगली घास फूस उगाई थी। धूल और जालों से पटे उस ढहते हुए मकान को देखकर गांव के लोगों ने कहा, शांति काकी, इस उम्र में अकेले इस जर्जर हवेली में कैसे रहोगी? समीर तो शहर का बड़ा सेठ बन गया है, उसके पास चली जाओ। शांति देवी ने बस फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपना घर टूटा ही सही, पर अपनी छत तो है। उन्होंने बिना वक्त गंवाए कमर कस ली। पड़ोस से कुल्हाड़ी और झाड़ू मांगकर सबसे पहले आंगन की जंगली घास को काटा। पास के कुएं से बाल्टियां भर भर कर पानी लाया और गोबर व पीली मिट्टी मिलाकर पूरे घर को अपने हाथों से लीपा पोता। 3 दिन की अटूट मेहनत के बाद वह जर्जर मकान फिर से एक साफ सुथरा, पवित्र नीर बन गया। लेकिन असली चुनौती अब सामने थी, पेट कैसे भरेगा? 60 साल की ढलती उम्र में, बिना किसी की आर्थिक मदद के, एक अनपढ़ औरत क्या कर सकती थी? शांति देवी ने रात भर बैठकर सोचा। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान भले उनके पास न हो, पर उनके हाथों में एक ऐसा जादू था जो उन्हें अपनी माँ और दादी से विरासत में मिला था, पारंपरिक देशी तरीकों से अचार और पापड़ बनाने का हुनर। शुद्ध खड़े मसाले, सही नाप से डाला गया नमक और धूप में सुखाने का सटीक अंदाज़ा, ये वो हुनर था जो मशीनें कभी नहीं छीन सकती थीं। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए शांति देवी को थोड़े से रुपयों की ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी कलाई में बची आखिरी सोने की पतली चूड़ी निकाली, वही एक निशानी जो समीर की शादी में बिकने से बच गई थी। उसे गांव के सर्राफा के पास गिरवी रखकर कुछ 1000 रुपये जुटाए। गांव में ही 2 ऐसी औरतें थीं, रामरती और कल्याणी, जिनके पति गुजर चुके थे और वे भी तंगहाली में दिन काट रही थीं। शांति देवी उनके पास गईं और बोली, बहनों, रोने और किस्मत को कोसने से पेट नहीं भरता। मेरे पास हुनर है, तुम्हारे पास मेहनत। चलो मिलकर अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। 3-4 महिलाओं की यह छोटी सी टोली काम में जुट गई। शांति देवी ने मंडी जाकर खुद अपने हाथों से चुनकर कच्चे आम, लाल हरी मिर्चें, राई, सौंफ और शुद्ध कोल्हू का सरसों का तेल खरीदा। मसालों को सिलबट्टे पर पीसा गया ताकि उनका प्राकृतिक तेल और स्वाद बना रहे। गांव के आंगन में जब आम के अचार में राई और हींग का छौंक लगा, तो उसकी खुशबू पूरे टोले में महकने लगी। तैयार अचार को कांच और मिट्टी के बड़े बड़े मर्तबानों में भरकर धूप में सुखाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल था इसे बेचने का। गांव के पास से ही एक बड़ा नेशनल हाईवे गुजरता था, जहां दिन रात शहर और दूसरे राज्यों की गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती थीं। शांति देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाईवे के किनारे पेड़ की छांव में एक छोटी सी लकड़ी की मेज लगाई। पास ही बांस के खंभे पर एक गत्ते का बोर्ड टांग दिया, जिस पर गांव के एक लड़के से लिखवाया गया था, माँ के हाथ का बना ठेठ देशी अचार बिना किसी मिलावट के। शुरुआत में गाड़ियां धूल उड़ाती हुई निकल जातीं। शांति देवी सिर पर पल्लू गिराए, मर्तबान साफ करके बैठी रहतीं। पहले दिन सिर्फ 2 छोटी शीशियां बिकीं, लेकिन शांति देवी निराश नहीं हुईं। उन्हें अपने हुनर और नीयत पर पूरा भरोसा था।
वे जानती थीं कि जो एक बार इस अचार का स्वाद चख लेगा, वह बिना मुड़े रह ही नहीं पाएगा। कड़कड़ाती धूप हो या धूल भरी हवाएं, शांति देवी हर सुबह 8 बजे हाईवे के किनारे उस छोटे से स्टॉल पर जाकर बैठ जाती थीं। शुरुआती दिनों में लोग गाड़ियां रोकते जरूर, लेकिन एक अनपढ़ और बुजुर्ग महिला के हाथ का सामान खरीदने में थोड़ा हिचकिचाते। शांति देवी ने इसका एक अनोखा तरीका निकाला। वे छोटी छोटी कुल्हड़ों में थोड़ा सा मठरी और आम मिर्च का अचार रखकर यात्रियों को मुफ्त में चखने के लिए देती। जो भी यात्री एक बार उस अचार का स्वाद चखता, वह दंग रह जाता। सिरके और रसायनों से भरे बाजारी अचारों के दौर में सिलबट्टे पर पिसे मसालों और शुद्ध सरसों के तेल में सराबोर वह अचार सीधा बचपन के स्वाद और माँ की रसोई की याद दिला देता था। देखते ही देखते खबर फैलने लगी। हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर, टूरिस्ट और लंबी दूरी के यात्री रुक रुक कर मर्तबान के मर्तबान अचार खरीदने लगे। लोग अपनी गाड़ियों की डिग्गियों में 5-5 किलो के डिब्बे भरवाकर ले जाने लगे। एक दोपहर दिल्ली से आ रहा एक जाना माना फूड यूट्यूबर अपनी टीम के साथ हाईवे के एक ढाबे पर रुका। उसने ढाबे वाले से पूछा, यहाँ कोई खास लोकल स्वाद मिलता है क्या? ढाबे वाले ने मुस्कुराकर कहा, भैया थोड़ा आगे जाइए, हाईवे के किनारे शांति माँ बैठती हैं, उनका अचार चख लिया तो शहर का सारा स्वाद भूल जाओगे। यूट्यूबर अपने कैमरे और टीम के साथ शांति देवी के स्टॉल पर पहुंचा। उसने 2 चम्मच अचार चखा और उसका स्वाद देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपना कैमरा चालू किया और शांति देवी से बात करने लगा। अम्मा जी, इतनी ढलती उम्र में आप हाईवे के किनारे धूप में बैठकर काम कर रही हैं। क्या आपका कोई परिवार नहीं है जो इस उम्र में आपको ये सब करना पड़ रहा है? यूट्यूबर ने हमदर्दी जताते हुए पूछा। शांति देवी ने बहुत ही ठहराव और गरिमा के साथ जवाब दिया, बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मेहनत करने में कैसी शर्म। किसी के आगे हाथ फैलाने या मजबूरी का रोना रोने से लाख गुना बेहतर है अपनी मेहनत की रोटी खाना। हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं होता और न ही ये देखता है कि इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़। शांति देवी की आंखों का स्वाभिमान और उनके चेहरे का निश्चल तेज यूट्यूबर के दिल को छू गया। उसने न सिर्फ उनके अचार की तारीफ की, बल्कि उनकी इस सोच और मेहनत पर एक बेहतरीन 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। शीर्षक रखा, 60 साल की उम्र में स्वाभिमान की अनूठी मिसाल, शांति माँ के हाथ का असली देशी स्वाद। अगली ही सुबह तक वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और शेयर किया। शांति देवी का वह छोटा सा स्टॉल रातों रात चर्चा का केंद्र बन गया। इसके बाद तो जैसे ऑर्डरों की बाढ़ आ गई। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों से लोग कुरियर के जरिए अचार मंगवाने के लिए फ़ोन करने लगे। शांति देवी के पास अब अकेला हाथ कम पड़ने लगा था। उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला। गांव की उन तमाम गरीब, बेसहारा महिलाओं, विधवाओं और पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को इकट्ठा किया जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं था। शांति देवी ने अपने घर के बड़े से आंगन को एक लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रूप दे दिया। आंगन में बड़े बड़े बर्तन आ गए। कोई महिला मसाले कूटती, कोई आम और मिर्च धोकर सुखाती, तो कोई शुद्ध तेल में अचार को मिलाकर मर्तबानों में भरती। शांति देवी हर मर्तबान का स्वाद खुद चखकर क्वालिटी चेक करती। उन्होंने इस उपक्रम का नाम रखा, माँ की रसोई, शुद्ध एवं पारंपरिक स्वाद। 6 महीनों के भीतर जो घर कभी सुनसान और वीरान पड़ा था, वह गांव की दर्जनों महिलाओं के लिए रोजगार और सम्मान की जगह बन चुका था। गांव की औरतें जो कभी अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर थीं, अब हर महीने आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों की फीस भर रही थीं।
शांति देवी को अपनी अनपढ़ होने की कसक हमेशा थी। वे जानती थी कि शिक्षा न होने के कारण समाज इंसान को कितनी नीची नज़र से देखता है। इसलिए उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमाई से गांव के जर्जा पंचायत भवन के एक कमरे में एक सुंदर पुस्तकालय लाइब्रेरी बनवाई। वहां बच्चों के लिए कहानियां, महापुरुषों की जीवनियां और पढ़ाई की किताबें रखवाईं। वे हर शाम बच्चों को वहां बैठाकर खुद पानी पिलाती और मुस्कुराकर कहती, खूब पढ़ो लिखो बेटा, पर पढ़ाई का घमंड कभी किसी गरीब पर मत करना। 60 साल की उम्र में, जिसे लोग ढलती उम्र और लाचारी का समय मानते हैं, शांति देवी पूरे जिले के लिए प्रेरणा और स्वाभिमान की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थीं। दूसरी तरफ, शहर के उस आलीशान बंगले में जिस सुबह शांति देवी नहीं मिली, समीर के माथे पर हल्की सी शिकन तो आई, पर कोई बड़ा पछतावा नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी सिमरन से कहा, गांव देहात की औरत हैं, स्वाभिमान में निकल गई होंगी। 2-4 दिन में जब पैसों की तंगी होगी और भूख ही मरेंगी, तो घुटनों के बल रोती हुई खुद ही वापस आ जाएंगी। आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन? सिमरन ने भी चाय की चुस्की लेते हुए लापरवाही से कहा, हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा ही हुआ, हमें ओल्ड एज होम का झंझट और खर्चा भी नहीं उठाना पड़ा। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। शांति देवी का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच समीर की जिंदगी में ग्रहों की चाल बिगड़ने लगी। उसके अहंकार और लापरवाही की वजह से कंपनी के 2 मुख्य पार्टनरों ने अपना पैसा खींच लिया। नए प्रोजेक्ट्स हाथ से फिसलने लगे, क्लाइंट्स का भरोसा टूटने लगा और बाजार में उसकी कंपनी का कर्ज बढ़ता ही चला गया। जो बंगला कभी जगमगाता था, वहां अब कंगाली और तनाव का साया मंडराने लगा था। सिमरन भी अब बात बात पर समीर से झगड़ने लगी थी। एक दिन, जब समीर अपने ऑफिस में सिर थामे बैठा था, तो उसकी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, मिस्टर तलवार, उससे मिलने आए। मिस्टर तलवार ने टेबल पर एक प्रीमियम फूड बास्केट रखी और बोले, समीर, अगर तुम्हें अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाना है, तो तुम्हें बाजार का नया ट्रेंड पकड़ना होगा। आजकल लोग केमिकल वाले बाजारी खाने से तंग आ चुके हैं और असली, ऑर्गेनिक और पारंपरिक स्वादों की तरफ लौट रहे हैं। देखो इस ब्रांड को, मां की रसोया। केवल 8-9 महीनों में इस ब्रांड ने एग्रो फूड बाजार में तहलका मचा दिया है। 5 स्टार होटल से लेकर विदेशों तक से इनके प्रोडक्ट्स की मांग आ रही है। अगर हम किसी तरह इस ब्रांड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टनरशिप की डील कर लें, तो हमारी कंपनी का घाटा चुटकियों में भर जाएगा। समीर ने बेमन से पूछा, कौन चला रहा है ये ब्रांड? कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है क्या? नहीं समीर, मिस्टर तलवार ने उत्साह से कहा, यही तो इसकी सबसे खास बात है। इसकी फाउंडर गांव की एक सीधी सादी बुजुर्ग महिला हैं, जिन्होंने बिना किसी डिग्री या बड़े निवेश के इसे स्वाभिमान के दम पर खड़ा किया है। इंटरनेट पर उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मिस्टर तलवार ने अपने टैब पर वो वीडियो चलाकर समीर के सामने रख दिया। स्क्रीन पर जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, समीर का दिल मानो एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके हाथ कांपने लगे और चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर सूती साड़ी पहने, माथे पर बड़ा सा लाल टीका लगाए जो महिला बड़े स्वाभिमान और शांति से इंटरव्यू दे रही थी, वे कोई और नहीं, उसकी वही मां शांति देवी थी, जिन्हें वह अनपढ़, ग्वार और अपनी हाई सोसाइटी के लायक नहीं समझकर ओल्ड एज होम के अंधेरे कोने में फेंकने वाला था। समीर की आंखों के सामने धुंधलाहट छा गई। वह अपनी ही मां के शब्द सुन रहा था जो वीडियो में कह रही थी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता बेटा। जब कोई अपना ही तुम्हें बेगाना समझकर ठुकरा दे, तो रोने के बजाय अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। समीर शर्म, ग्लानि और पछतावे से पानी पानी हो गया।
उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। मिस्टर तलवार क्या कह रहे थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस से बाहर की तरफ भागा। उसकी काली चमचमाती मर्सिडीज गाड़ी तेज रफ्तार से गांव की पगडंडियों पर दौड़ रही थी। रास्ते भर समीर के दिमाग में मां के साथ किए गए अपने सारे अत्याचार कौंध रहे थे, उनका मजाक उड़ाना, उन्हें दोस्तों के सामने जलील करना और उस रात ओल्ड एज होम भेजने की वह साजिश। जब उसकी महंगी गाड़ी गांव के मुहाने पर पहुंची तो समीर दंग रह गया। जहां कभी सन्नाटा और कंगाली का आलम हुआ करता था, वहां अब चहल पहल थी। गांव की पक्की सड़क के किनारे बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था, मां की रसोया कुटीर उद्योग केंद्र। घर के बाहर कई मालवाहक गाड़ियां पिकअप ट्रक्स खड़ी थीं, जिन पर अचार और पापड़ के बड़े बड़े गत्ते के डिब्बे लादे जा रहे थे। जो वीरान मकान कभी ढहने की कगार पर था, वह अब एक विशाल, साफ सुथरे और व्यवस्थित फैक्ट्री परिसर जैसा दिख रहा था। समीर गाड़ी से उतरा। उसने देखा कि आंगन में दर्जनों महिलाएं साफ सुथरी वर्किंग यूनिफॉर्म और सिर पर कैप पहने बहुत ही लगन और खुशी खुशी पैकिंग और प्रोसेसिंग का काम कर रही थीं। वातावरण में मसालों की महक और आत्मनिर्भरता की एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा तैर रही थी। और आंगन के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज के पीछे चश्मा लगाए शांति देवी बैठी थीं। उनके सामने हिसाब किताब की मोटी डायरी खुली हुई थी। वे एक हाथ में कलम थामे बहुत ही एकाग्रता के साथ अपनी सुपरवाइजर को अगले महीने के सप्लाई ऑर्डर्स के निर्देश दे रही थीं। उनका चेहरा अब एक लाचार या उपेक्षित मां का नहीं था, उस चेहरे पर एक सफल, स्वाभिमानी और सशक्त महिला का वो तेज था, जिसे देखकर समीर के होश उड़ गए थे। वो एकटक अपनी मां को देखता ही रह गया। समीर के कदम भारी थे। उसके महंगे जूते गांव की मिट्टी में धंस रहे थे, लेकिन उसके मन का बोझ उस मिट्टी से कहीं अधिक भारी था। आंगन में काम कर रही महिलाओं ने उस अजनबी, कोट पैंट पहने और आंखों में आंसू लिए पुरुष को देखा तो एक पल के लिए उनके हाथ रुक गए। माहौल में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। समीर धीरे धीरे चलकर अपनी मां की मेज के पास पहुंचा। उसकी आंखें अपराधबोध से नीचे झुकी हुई थीं। मां। समीर का गला सूख चुका था, शब्द होठों से बाहर निकलने में कांप रहे थे। शांति देवी ने चश्मा नीचे खिसकाया और अपनी डायरी से नजर उठाकर देखा। समीर ने सोचा था कि शायद मां के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला दिखेगी या फिर इतने महीनों बाद बेटे को देखकर ममता का समुद्र उमड़ पड़ेगा। लेकिन शांति देवी के चेहरे पर इनमें से कुछ भी नहीं था। वहां केवल एक अगाध, निश्चल शांति थी, जैसे किसी बहते दरिया ने अपना किनारा चुन लिया हो। तुम यहाँ, सब ठीक तो है? शांति देवी ने ऐसे पूछा जैसे सामने कोई सामान्य परिचित आकर खड़ा हो गया हो। मां का ये तटस्थ भाव समीर के सीने में तीर की तरह चुभा। वह तुरंत शांति देवी के पैरों में गिर पड़ा, अपने दोनों हाथों से उनके पांव पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां पूरे आंगन में गूंजने लगीं। मां, मुझे माफ कर दो मां, मैं अंधा हो गया था। शहर की इस झूठी चकाचौंध, धन और रुतबे की हवस में मैं ये भूल गया कि मेरी असली पहचान तुमसे है। मैं उस ममता की कीमत भूल गया जिसने मुझे पाल पोसकर इस लायक बनाया। मुझे माफ कर दो मां, मुझे एक मौका दे दो। चलो वापस शहर, अपने बंगले पर चलो। अब कोई सिमरन, कोई पार्टी, कोई दोस्त तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। अब तुम्हें मुझसे या मुझे तुमसे कभी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी मां। समीर गिड़गिड़ाता रहा, उसकी आंखें पश्चाताप की आग में जल रही थीं। शांति देवी ने बहुत ही धीरज और संयम से समीर के कांपते हाथों को अपने पैरों से हटाया और अपनी जगह से खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी सूती साड़ी का पल्लू संभाला और समीर की तरफ देखा। समीर, शांति देवी की आवाज में न कोई कड़वाहट थी,
ना कोई कंपन। जब तू छोटा था और गिर जाता था तो मुझे लगता था कि चोट मुझे लगी है। जब तू भूखा सोता था तो मेरा पेट भर ही नहीं पाता था। मैंने दूसरों के घरों का कचरा साफ किया, बर्तन मांजे, केवल इसलिए कि तेरी स्लेट पर कभी कालिच न आए। लेकिन उस रात जब मैंने तेरे मुंह से सुना कि तू मुझे ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहा है क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, ग्वार हूँ, तेरे बड़े दोस्तों के सामने तेरी शान घटाती हूँ, उस रात मेरी ममता का आखिरी कतरा भी सूख गया। समीर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, मैं बहक गया था। नहीं समीर, शांति देवी ने बात काटते हुए कहा, तू बहका नहीं था, तूने वही किया जो तेरी सोच थी। तूने झाड़ू पोछा करने वाली माँ के हाथों को तो देखा, पर उन हाथों के छालों से बनी अपनी तकदीर नहीं देखी। तू सोचता था कि तू मुझे अपने बंगले में रखकर मुझ पर एहसान कर रहा था। पर सुन, जब मैं उस रात अपनी छोटी सी पोटली लेकर उस आलीशान जेल से बाहर निकली तो मैंने रोना बंद कर दिया था। शांति देवी ने आंगन में काम कर रही महिलाओं की तरफ इशारा किया, जो अब गरिमा और गर्व के साथ अपने काम में लगी हुई थीं। उस रात मैंने तय किया था कि अब मैं किसी बेटे के दिए टुकड़ों या एहसान पर नहीं, अपनी मेहनत और स्वाभिमान के दम पर जीऊंगी। तू मुझे उस वृद्धाश्रम में फेंकना चाहता था जहां बेसहारा और लाचार लोग रहते हैं। पर देख, आज इस गांव का यह आंगन मेरा परिवार है। ये महिलाएं जो कल तक अपनों से ठुकराई हुई थीं, आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। ये सब मेरी बेटियां हैं, मेरा वजूद है। मुझे अब तेरे किसी शहर, किसी बंगले और किसी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। मैंने अपना आशियाना खुद बना लिया है। समीर का सिर बुरी तरह झुक गया। वो समझ गया था कि जो धागा एक बार टूट चुका है, उसे अब पछतावे के आंसुओं से भी नहीं जोड़ा जा सकता। उसने जो खोया था, वह कोई जायदाद या कंपनी नहीं, बल्कि माँ का वह निश्चल आशीर्वाद था जो दुनिया की किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। शांति देवी ने अपनी चश्मा उठाया, आंखों पर लगाया और वापस अपनी हिसाब की डायरी खोलकर बैठ गईं। उन्होंने अपनी सुपरवाइजर से कहा, कल्याणी, शहर के नए ऑर्डर की पैकिंग शाम तक पूरी हो जानी चाहिए, समय का ध्यान रखना। माँ को दोबारा अपने काम में डूबा देख समीर समझ गया कि अब यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। वह नीची नजरें किए, भारी कदमों से उस आंगन से बाहर निकला। जिस मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर वह अपनी शान दिखाने आया था, उसी गाड़ी में बैठकर वह एक बिल्कुल हारा हुआ इंसान बनकर वापस शहर की तरफ लौट गया। शांति देवी ने बिना किसी सहारे, बिना किसी डिग्री के ये साबित कर दिया था कि उम्र की ढलती दहलीज और अनपढ़ होना इंसान की कमजोरी नहीं होती। अगर सीने में स्वाभिमान की चिंगारी और हाथों में मेहनत का जज्बा जिंदा हो, तो इंसान अपनी तकदीर का पन्ना खुद लिख सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ।